नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की रणनीति की और किस प्रकार से बिहार में कांग्रेस पार्टी की रणनीति मतलब राहुल गांधी की रणनीति को बिहार में कुछ कांग्रेस के लोग ही राहुल गांधी की रणनीति पर पानी फेरने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बात की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, आपको पता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल रही जिसका कि आप कह सकते हैं 1947 से लेकर 1990 तक लगभग एक छत्र शासन रहा। बीच के दो कालखंड ऐसे हैं जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, एक पहली बार 1967 में, फिर दूसरी बार 1977 में। इसके अलावे यदि हम देखें तो लगातार कांग्रेस पार्टी बिहार की सत्ता में रही 90 तक, लेकिन 90 में जो कांग्रेस उखड़ी उसके बाद से दोबारा बिहार में अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हो पाई। अब पहली बार 90 के बाद जब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार में मुख्य विपक्ष के नाम पर आज राहुल गांधी, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो चाहे राज्य की राजनीति हो, अगर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर अगर कोई उभरा है इस 6 महीने के अंदर तो वो नाम है राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी को जो कांग्रेस फर्श पर पड़ी थी उस कांग्रेस को फर्श से अर्श तक लाने में राहुल गांधी की एकमात्र भूमिका रही। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जनवरी से ही 2025 जनवरी से ही बिहार में कांग्रेस पार्टी की रणनीति को नई धार देने का प्रयास किया, जिस प्रकार से पहली बार कांग्रेस पार्टी के इतिहास में राहुल गांधी ने जितना बड़ा कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से किया। 85 वर्षों के बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी की CWC हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई पटना में। तो ये सब ऐसी उपलब्धियां थी जिसके आधार पर वो उस कांग्रेस पार्टी जिसे बिहार में समाप्त प्राय मान लिया गया था, कहा जा रहा था कि इसी कांग्रेस पार्टी के कारण पिछली बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके, उस कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने अपने मेहनत से एक तरफा प्रयास करके राहुल गांधी ने मुख्य धारा में लेकर आए और इस मुख्य धारा में लाने में राहुल गांधी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण समूह रहा वो लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी के मुख्य धारा में हुआ ही नहीं करते थे। मैं बात कर रहा हूं कन्हैया कुमार की। नया इंट्रेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी से आया हुआ चेहरा है। पप्पू यादव की कांग्रेस से दूर दूर तक नाता नहीं था इससे पहले। हाँ, ये बात सही है कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन लगातार कांग्रेस पार्टी में है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव गैर कांग्रेसवाद की उपज माने जाते हैं। ठीक है, पप्पू यादव जब पहली बार 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा में पहुंचे, उसके बाद से लगातार गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के अधिक नजदीक रहे पप्पू यादव। उसके बाद अगर हम कई चेहरे देखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो आज जो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से मेकओवर हो रहा है वो पारंपरिक कांग्रेसी जो बिहार में हुआ करते थे या देश भर में, उससे कुछ अलग है। अब देखिए, केवल चेहरे अलग नहीं है, चाहे वो कन्हैया कुमार का हो, चाहे पप्पू यादव का हो, चाहे वो शकील अहमद खान का हो। शकील अहमद खान भी JNU से आए हुए हैं, इनका भी बैकग्राउंड कम्युनिस्ट बैकग्राउंड ही रहा है। शकील अहमद खान का जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के रणनीतिकारों में देखेंगे तो राहुल गांधी के रणनीतिकार के रूप में आज प्रोफेसर रतन लाल हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, केंद्रीय स्तर पर जो बिहार के संबंध में भी राहुल गांधी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो ये सभी चेहरे ऐसे हैं जिनका कि कांग्रेस से दूर दूर तक नाता नहीं था और इन्हीं लोगों के बल पे बिहार में कांग्रेस पार्टी एक तरह से कह सकते हैं आपकी पुनर्जीवित हो रही है। और जैसे जैसे कांग्रेस पुनर्जीवित हो रही है वैसे वैसे जो पुराने कांग्रेसी हैं बिहार के अंदर, या फिर कांग्रेस में भी 3 भागों में आप बांट सकते हैं। आप इस आधार पर कांग्रेस पार्टी में जितने भी बिहार में छत्रप हैं कांग्रेस के, उन्हें 3 भागों में बांट लीजिए। पहला तो वो जो मैंने बताया अभी कि ये सभी लोग जो कांग्रेस पार्टी को आप कह सकते हैं कि टेबल पॉलिटिक्स से सड़क की पॉलिटिक्स पर लेकर आए। इन्हीं लोगों की भूमिका है कि राहुल गांधी ने चाहे भारत जोड़ो यात्रा किया हो, चाहे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा किया हो, चाहे राहुल गांधी ने अभी वोटर अधिकार यात्रा किया हो, इसमें यही जो टीम है
जो पारंपरिक कांग्रेसी नहीं रहा है, ये सब के सब प्रायः कह सकते हैं आपकी कम्युनिस्ट विचारधारा के अधिक नजदीक है। वैसे कांग्रेस पार्टी को मध्य मार्गी राजनीतिक दल माना जाता था। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं की पार्टी कहकर मुस्लिम लीग पुकारा करती थी। वो सब इतिहास की बातें हैं। वर्तमान यही है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी 3 भागों में बटी हुई है। एक जो मैंने बताया कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और इन लोगों के साथ अब जुड़ चुके हैं शकील अहमद खान, राजेश राम जैसे लोग, जिसे आप कह सकते हैं कि नए लोग जो हैं वो सब कांग्रेस पार्टी में एक खेमा। दूसरा खेमा ऐसा है जो जिनको कि 90 से पहले सत्ता का स्वाद लगा हुआ है, सत्ता का स्वाद चखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस कैसे एक छत्र शासन हुआ करता था, और उस सत्ता का गंध जो है अभी तक उनके नाक के अंदर लगातार उसकी अनुभूति उनको होता रहता है। चूंकि हम तो कोई भी मतलब एहसास जो है, चाहे वो गमक हो चाहे वो महक हो, वो सब मतलब जिसे हम इंद्रियां कहते हैं, ठीक है, 5 इंद्रियां होती हैं ना, तो उन्हीं से महसूस कर सकते हैं। तो वो सत्ता का सुगंध जो है अभी भी उन लोगों को महसूस होता है। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस की चिंता नहीं है। ऐसे लोगों को, वैसे अब उस पीढ़ी में बहुत कम लोग बच गए हैं, लेकिन जो लोग भी बच गए हैं उनका एकमात्र मकसद है कि कांग्रेस का कल क्या होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस केंद्र की राजनीति में कैसा करेगी उससे कोई मतलब नहीं है। उनको केवल मतलब इस बात से है कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो, किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाए। ऐसे इसी पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग जिनको सत्ता में लगा कि कांग्रेस में रहकर अब सत्ता नहीं मिल सकती, वापस नहीं आ सकते, तो अलग अलग जगह पे चले गए। अशोक चौधरी का बात नाम ले लूं मैं तो जनता दल यूनाइटेड में है। चर्चित चेहरों में, वैसे कम चर्चित या अपरिचित चेहरे तो हजारों की संख्या में होंगे, लेकिन जो चर्चित चेहरे की बात मैं करूं तो अशोक चौधरी देख लीजिए आज कहाँ है, जनता दल यूनाइटेड में है। विजय चौधरी कहाँ है, जनता दल यूनाइटेड में है। अशोक चौधरी और विजय चौधरी की क्या हैसियत है जनता दल यूनाइटेड में बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, विनोद नारायण झा का नाम सुना होगा, पूर्व मंत्री हैं, ठीक है, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे विनोद नारायण झा। तब जब मुकुल वासनिक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो विनोद नारायण झा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं हो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो नीतीश मिश्रा हो गए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र। लगा कि अब कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, तो पहले जनता दल यूनाइटेड, फिर जनता दल यूनाइटेड से हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो कई चेहरे बीजेपी के अंदर भी हैं जिन लोगों को लगा कि नहीं, इस कांग्रेस के सहारे सत्ता में वापसी नहीं हो सकती, तो उन लोगों ने अपना दल बदल लिया। तो ऐसी महाचंद्र प्रसाद सिंह का नाम ले लीजिए आप। महाचंद्र प्रसाद सिंह बड़े नेता रहे। महाचंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर सीपी ठाकुर का नाम ले सकते हैं आप, ये सभी कांग्रेसी रहे। और ये चेहरे, महाचंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर सीपी ठाकुर, ऐसे चेहरे रहे जिन लोगों ने मंडल आयोग के लागू होने के बाद कांग्रेस के चेहरे के रूप में काफी जबरदस्त विरोध किया था, और लालू यादव को बड़ा नेता बनाने में इन सभी लोगों की महती भूमिका रही थी। कई लोग थे, लेकिन ये उनमें ये दोनों भी थे। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तीसरा एक खेमा है जिसे राहुल गांधी की भाषा में आप स्लीपर सेल कह सकते हैं। स्लीपर सेल मतलब ये लोग पेरोल पे हैं। ये लोग केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल के हित में ही फैसले करते हैं, और राहुल गांधी पर आज ये खेमा सबसे ज्यादा प्रभावशाली खेमा है, जो लगातार दबाव बनाए हुए हैं राहुल गांधी पर कि आरजेडी की शर्तों पर, तेजस्वी यादव की शर्तों पर कांग्रेस पार्टी समझौता करने को मजबूर हो जाए। इन दिनों जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, तब भी ये खेमा जो है, ये खेमा लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है अभी भी
राहुल गांधी की अनुपस्थिति में भी प्रियंका गांधी के माध्यम से सोनिया गांधी तक लगातार इस बात को पहुंचाने में व्यस्त है ये खेमा कि किसी भी प्रकार से तेजस्वी यादव की शर्तों पे ही कांग्रेस पार्टी झुककर समझौता कर ले, जो जितनी सीटें दे दे तेजस्वी यादव स्वीकार कर ले, जो सीटें दे दे तेजस्वी यादव स्वीकार कर ले। मतलब किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है। कांग्रेस दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। यदि कांग्रेस जिंदा हो गई, कांग्रेस यदि दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करने लगी, तो फिर ऐसे लोगों की दुकानदारी बंद। तो ये लोग अपनी दुकान को चलाने के लिए, दुकान के भविष्य के लिए किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि आरजेडी का एक पैसे का भी नुकसान हो। इनको लगता है कि कांग्रेस की मजबूती से ज्यादा इनके हित में है कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो, और इसीलिए लगातार सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को डराने का काम कर रहे हैं ये लोग, और राहुल गांधी पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अब मात्र 10 दिन का लगभग समय है जब सीटों की संख्या की घोषणा तो करनी ही पड़ेगी। सीटें चिन्हित करने का काम पूरा करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी भी जल्दी वापस आने वाले हैं। तो ये सभी लोग लगातार इस खेल में व्यस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर 50 के आसपास सीटें ले, और वो भी वो सीटें ले जो तेजस्वी यादव इनको सौंप दें। अब इसमें सफलता किसको मिलती है कहना मुश्किल है, क्योंकि याद एक बात रखने की आवश्यकता है, दो बातें। एक 2010 की घटना क्या थी? 2010 की घटना, 2010 में आरजेडी को मात्र 22 सीटें मिली थी, कांग्रेस को भी 4 सीटें मिली थी। क्यों? सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था, एक बात तो तय था कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ी थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव अलग अलग लड़ी थी, अलग अलग लड़ी थी। यह बड़ा फैक्टर था। तो कांग्रेस को बिहार में कुछ खोने को है नहीं। कांग्रेस का दांव पर लगा हुआ है दिल्ली की राजनीति, केंद्र की राजनीति, दांव पर लगा हुआ है तेजस्वी यादव का भविष्य। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को, तो कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? कॉम्प्रोमाइज भी राहुल गांधी करेंगे? यह समझ से परे है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है कि राहुल गांधी पर दबाव बनाकर जो कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल के लोग हैं वो सफल होते हैं, या राहुल गांधी इस बार उन सभी तत्वों को किनारे लगाने में सफल होते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।